बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद फिदा। सीरीज हमारी चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की और आज की वीडियो का टॉपिक है द प्यूरिटन एज। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है प्यूरिटन्स का। सबसे पहले कि वर्ड प्यूरिटन का मतलब क्या है। प्यूरिटन बेसिकली वो लोग थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड को रिफॉर्म करना चाहते थे। इनका बेसिक मोटो क्या था? Their basic motto was to eliminate all those religious practices, religious ceremonies and religious rituals that were not a part of the Bible. All those religious practices that were not rooted in the Bible must be eliminated. इन लोगों का मकसद क्या था कि वो तमाम मजहबी तकरीबात, वो तमाम मजहबी रसूम और रिवाज जिनका जिक्र बाइबल में नहीं था उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये चर्च को रिफॉर्म करना चाहते थे, प्योरीफाई करना चाहते थे, इसीलिए इनको प्योरिटन्स कहा गया। प्योरिटन लफ्ज जो है ये इसमें एक नफरत थी, इसमें एक मैलिस था, एक हेटेड थी। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये वजूद में कैसे आए। अगर हम ट्रेस आउट करना चाहें कि हिस्टोरिकली प्योरिटन्स स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट कहां से होता है, तो ये स्टार्ट होता है 1534 से। 1534 में क्या हुआ? 1534 में किंग हेनरी VIII ने रोमन कैथोलिक चर्च से खुद को अलग करके चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी। जब चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी गई तो यहां से प्रोटेस्टेंट फिरका वजूद में आता है। मैं लास्ट वीडियो में इन सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस कर चुका। प्रोटेस्टेंट कौन थे? प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो चर्च के डेस्पोटिक एटीट्यूड के खिलाफ थे। ठीक है, चर्च के गासबाना और जालमाना रवैये के खिलाफ थे। प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो ये कहते थे कि आप मजहब को लागू करें, लेकिन मजहब जितनी आजादी एक फर्द को देता है, चर्च उस आजादी को गस्ब ना करे। ना कि बादशाह और चर्च जो है ये दोनों मिलके अवाम को नचोड़े, बल्कि ये लाजमी तौर पर वो आजादी अवाम को मैसेज को दे जो आजादी मजहब ने दी है। तो इस बुनियाद पर ये लोग क्या कहलाए? ये कहलाए प्रोटेस्टेंट। जब ये हो गया तो यहां से फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है प्योरिटन फिरके का या प्रोटेस्टेंट फिरके का। याद रखिए, प्योरिटन्स बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स ही थे, या यूं कहिए कि प्योरिटन प्रोटेस्टेंट फिरके की ही एक ब्रांच थी या उन्हीं का एक दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्या हुआ? द कॉज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एडवांस्ड अंडर एडवर्ड IV। जब चर्च ऑफ इंग्लैंड अलग हो गया रोमन कैथोलिक चर्च से, तो यूं कहिए कि एक पोटेंशियल पहला फेज स्टार्ट हुआ प्रोटेस्टेंट का या प्योरिटनिज्म का, यानी ये लोग बाद में जाके प्योरिटन्स कहलाए। तो एडवर्ड IV के दौर में इन लोगों ने बड़ी शद्दोमत के साथ कोशिश की। दे ट्राइड देयर पॉसिबल ऑप्टिमम। इनका जो पैशन था, जितना ये बेहतरीन कर सकते थे, इन्होंने अपनी कोशिश की क्या करने के लिए कि प्रोटेस्टेंट फिरका जो है उसकी बात को मान लिया जाए और प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट को लागू कर दिया जाए, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए ऑफिशियली, पब्लिकली। इसके बाद क्या हुआ? जब यह गवर्नमेंट खत्म हुई और क्वीन मेरी की गवर्नमेंट आई 1553 से 1558 से लेकर, तो इस खातून ने एक बार फिर चर्च ऑफ इंग्लैंड को रोमन कैथोलिक चर्च से जोड़ दिया। यानी अब वो बादशाह और चर्च मिलकर जो बदमाशी करते थे उसका आगाज पहले से ज्यादा शद्दोमत के साथ दोबारा हुआ। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को या तो कत्ल कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया, या ये लोग जिला वतनी में चले गए, एक्साइल टू जेनेवा। जेनेवा पहुंचने के बाद प्रोटेस्टेंट फिरके की तालीम का, प्रीचिंग का, इनकी जद्दोजहद का सेकंड फेज स्टार्ट होता है और ये बड़ा अहम था।
हिस्टोरिकली अगर मैं ये कहूं कि जेनेवा पहुंचने के बाद ही असल जद्दोजहद स्टार्ट होती है, वो जो एक आइडियल था इनके जहन में, उसका इनके पास कोई मॉडल कोई नहीं था। प्रोटेस्टेंट के जहन में एक क्या था, एक आइडिया था कि रिफॉर्म्ड चर्च हो, डिसिप्लिन्ड चर्च हो, ऐसा चर्च हो जो लोगों की शख्सी आजादी को एंडोर्स करे, उसे प्रोटेक्ट करे, ग्रांट करे। लेकिन चूंकि पूरे इंग्लैंड में ऐसा कोई चर्च नहीं था, ऐसा कोई मॉडल नहीं था, रही सही कसर क्वीन मेरी ने आकर निकाल दी थी, तो ये मॉडल इनको मिला जेनेवा में। कैसे मिला? न्यू होप, जॉन कैल्विन्स टीचिंग। जेनेवा पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने देखा एक शख्स जिसका नाम जॉन कैल्विन था। जॉन कैल्विन ये एक पादरी था, एक स्टेट्समैन भी था, और इसका जो चर्च था वो तकरीबन उन तमाम आइडियल्स पर पूरा उतरता था जो आइडियल प्रोटेस्टेंट फिरके के जहन में मौजूद थे। अब यहां पर पहुंचकर इनको एक न्यू होप मिली, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और इस न्यू होप के साथ दो चीजें शामिल हो गई। पहला क्या था? एन इलेक्ट नेशन चोजन बाय गॉड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन। पहली चीज क्या थी कि जॉन कैल्विन की टीचिंग के बाद इनको ये लगा कि इंग्लिश नेशन क्या है, ये चोजन नेशन है। इसको किसने चूज किया? इसको चूज किया गॉड ने। और किस काम के लिए चूज किया? रिफॉर्मेशन, मजहब को सुधारने के लिए, चर्च को सुधारने के लिए। और इसके साथ दूसरी चीज शामिल हो गई, कॉवेनेंट विथ गॉड, खुदा के साथ अहद। दो चीजें शामिल हो गई। पहला क्या? ये कॉन्सेप्ट कि वी आर द चोजन पीपल, गॉड हैज चोजन अस टू रिफॉर्म रिलीजन। और दूसरा क्या है कि इस काम के लिए हमारा खुदा के साथ क्या है? कॉवेनेंट है, खुदा के साथ हमारा अहद है, वादा है कि हमने मजहब को उसी तरह से लागू करना है जिस तरह से गॉड ने जीसस द क्राइस्ट को ये बेस्टो किया था, अता किया था, नाजिल किया था। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 1558 में आती है एलिजाबेथ की गवर्नमेंट। एलिजाबेथ जब तख्त नशीन होती है, इसकी जब ये एक्सेशन होती है, तो यहां से प्रोटेस्टेंट फिरके का थर्ड फेज स्टार्ट होता है, इनकी स्ट्रगल का। अब इनकी उम्मीद क्या थी? इनकी उम्मीद ये थी कि क्वीन एलिजाबेथ इनको सपोर्ट करेगी, इनके आइडियल्स को, इनके स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट कर लेगी और प्रोमलगेट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, नाफिज करवा देगी प्रोटेस्टेंट फिरके को। लेकिन अब यह है कि जब हासिल कुछ ना हो रहा हो और आपके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो, तो फिर आपकी स्ट्रगल में वो लोग भी मौजूद होते हैं जो एक संत मुतय्यन नहीं होने देते, ये लोग डिवाइड करते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, और एक कंट्रोवर्सी जिसने प्रोटेस्टेंट को वाज़े तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया, वो कंट्रोवर्सी थी वेस्टमिंट्स। वेस्टमिंट क्या थी? ड्रेसिंग स्टाइल के क्लर्जी और किंग से जुड़े लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए पॉलिटिकली, और मजहब के एतबार से असल में ये क्या होना चाहिए। जब ये लोग यहां तक आ गए, ड्रेसिंग के मामले तक मजहब को घसीटने लगे, तो इनको हेयर स्प्लिटर्स कहा गया। अब गवर्नमेंट, जाहिर है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको अपने वर्कर्स को जिंदा रखने के लिए, उन्हें एक नारा देने के लिए हर ऐसी जो है वो मज़ामती तहरीक में शामिल होना पड़ता है जो हुकूमत के खिलाफ हो। शायद एलिजाबेथ के हामियों ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन जब ये गवर्नमेंट में आ गए तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने प्रोटेस्टेंट को रगड़ा लगाया। ठीक है। खास तौर पे जब ये वेस्टमिंट की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, ड्रेसिंग पर एतराजात उठने लगे और एक डॉगमेटिक अप्रोच को प्रीच करने की कोशिश की गई कि क्लर्जी और बादशाह से जुड़े लोगों का, महल में रहने वाले और चर्च में रहने वाले लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, तो इन लोगों को हेयर स्प्लिटर्स कहा गया। प्रोटेस्टेंट पहले एक फिरका था, लेकिन इस तरह की जब छोटी बातों पर इन्होंने झगड़ा डालना शुरू किया तो
अब इनको जो है वो एक नफरत की निगाह से देखा जाने लगा, एक मैलिस और हेट्रेड की निगाह से देखा जाने लगा। फिर प्रोटेस्टेंट को जो है वो प्योरिटेंस कहा गया। ठीक है, प्रोटेस्टेंट को क्या कहा गया? प्योरिटेंस कहा गया। याद रखिए कि प्रोटेस्टेंट लफ्ज में इतनी कंटेम्प्ट, इतनी हेट्रेड नहीं थी। लफ्ज प्रोटेस्टेंट में इतनी कंटेम्प्ट, इतनी हेट्रेड, हकारत और नफरत नहीं थी जितनी लफ्ज प्योरिटन में थी। तो बेसिकली प्योरिटन क्या था? प्योरिटन प्रोटेस्टेंट लोगों की जो दुश्मन पार्टी थी, जो इनके एनिमीज थे, उनकी तरफ से नफरत, हकारत, गुस्से, बुक्स की बुनियाद पर प्योरिटन्स को जो प्रोटेस्टेंट को जो नया नाम दिया गया वो क्या था? प्योरिटन्स। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद, वेस्टमिंस्टर की कंट्रोवर्सी के बाद ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये वाज़े तौर पर दो ग्रुपों में बट गए। ठीक है, प्योरिटन्स और सेपरेटिस्ट। बेसिकली ये दोनों लोग क्या थे? ये दोनों लोग ही प्रोटेस्टेंट ही थे, लेकिन एक ग्रुप को प्योरिटन कहा गया और दूसरों को सेपरेटिस्ट कहा गया। सेपरेटिस्ट वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को प्योरिटन से अलग किया कि भाई आप तो बाल की खाल उतारने में पड़ गए। मैंने ऑलरेडी वर्ड यूज किया, हेयर स्प्लिटर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फिर इस सेपरेटिस्ट ग्रुप ने क्या किया? इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने उस अप्रोच को, अपनी उस आइडियोलॉजी को। अब क्या था? रिफॉर्मेशन विदाउट टेरिंग फॉर एनी, कि किसी को तंग किए बगैर रिफॉर्मेशन लाई जाए, यानी इस हद तक ना जाया जाए कि हमारी जद्दोजहद जो है वो उसको लोग नफरत की नजर से देखने लगे। लेकिन बात इस आइडियोलॉजी को, इस स्लोगन को बदलने से भी नहीं बनी। गवर्नमेंट ने प्योरिटन्स और सेपरेटिस्ट दोनों को खूब रगेदा, दोनों को खूब रगड़ा लगाया, इनकी बात नहीं बनी। अब इनके पास फिर अगली होप क्या थी? किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो क्या होता है, इंप्लीमेंट करने के दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका वो है कि आप इसको हायरार्की जो ऑलरेडी आपके कंट्री में है, आप उनकी तरफ से उसकी इशाअत करवाएं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है जैसे पाकिस्तान में वहाबिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया सऊदीया ने बहुत सारी फंडिंग करके, या हिंदू तवा को इंट्रोड्यूस नए सिरे से करवाया गया मोदी जी के दौर में, और इसके लिए बहुत सारी फंडिंग दी गई एक्सट्रीमिस्ट को। तो ये हर दौर में ऐसा ही होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जब आप टॉप पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या जो आपकी टॉप हायरार्की है वो आपके काबू में नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करें? फिर आप प्रेशर ग्रुप्स बनाएं, पब्लिक को इतना एजुकेट कर दें कि आपकी बात बड़े ऐवानों में बैठे हुए लोगों को सुनना पड़े। तो इन्होंने यही सेकंड वाला काम किया। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने इनको रिप्रेस किया, खूब रगड़ा लगाया, तो इनके पास अगला वे आउट क्या था? अगला वे आउट था प्योरिटन स्टार्टेड प्रीचिंग, पब्लिक ओपिनियन को एजुकेट करना। अब आप देखिए कि मजहबी बदमाशी में, चर्च के डेस्पोटिक एटीट्यूड में जो लोग मजालिम का शिकार होते हैं वो हमेशा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होती है, क्योंकि इलीट तो खुद उस चीज का हिस्सा होती है। ठीक है, इलीट तो खुद क्या होती है? इलीट तो खुद उस आसाइश का, उस जुल्म का हिस्सा होती है, तो उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब इन लोगों ने जाके मिडिल क्लास को अप्रोच किया, इन्होंने पंफलेट छापे और वो पंफलेट जाके अवाम में दिए, तो इनकी बात को सुना जाने लगा। यहां तक सुना जाने लगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के टीचर्स भी इनकी बात को मानने लगे, वो भी कन्विंस हो गए। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे इमरान खान ने जो है वो करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया, उसमें शामिल किया मिडिल मैन को, मिडिल क्लास को, ये बताकर कि किस तरह से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने से आपकी जिंदगी बदतर होती जा रही है। यूथ को शामिल किया कि आप यूथ हैं, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास यूथ दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको उस तरह से डायरेक्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह से करना चाहिए था, इसलिए हम तरक्की में पीछे रह जाएंगे। और मुल्क की एकेडेमिया को उसने जो है वो एजुकेट किया, टेक्निकल तरीके से समझा के उस करप्शन को, जो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट कर रही थी, नवाज गवर्नमेंट कर रही थी,
तो आप ये देखिए कि उसका असर क्या हुआ कि मिडिल क्लास ने भी पीटीआई का नारा लगाया, यूथ तो ऑलरेडी पीटीआई के साथ थी, फिर खवातीन ने पीटीआई का नारा लगाया, हत्ता कि डॉक्टर्स ने अपनी मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन पर यह लिखना शुरू कर दिया कि पीटीआई को वोट दें। तो यही काम किया प्योरिटन्स ने। जब पब्लिक ओपिनियन एजुकेट हुई, एक बड़ी तादाद में लोग कन्विंस हो गए, तो फिर इनको क्या होने लगा, इनकी बात जो है उसमें एक वजन आने लगा, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा। 1603 में जेम्स वन आया स्कॉटलैंड से, ठीक है। बेसिकली तो ये जेम्स 3 था, लेकिन इंग्लैंड में जेम्स खानदान का ये पहला किंग था, तो इसलिए इसको जेम्स 1 कहा गया। तो ये आया और इनको लगा ये इनकी जो है वो 5th फेज था इनकी स्ट्रगल का। 4th फेज ये था जब इन्होंने पब्लिक ओपिनियन को एजुकेट किया, तो 5th फेज था इनका जब इन्हें लगा कि जेम्स 1 हमारी बात सुनेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी ये हुआ कि बादशाह चूंकि जाहिर है उसने गवर्नमेंट चलानी थी, तो उसे मजहब की सपोर्ट चाहिए थी। यहाँ पर उसने जो स्लोगन दिया, नो बिशप नो किंग, आप मजहब की छतरी को इस्तेमाल किए बगैर अपनी बदमाशी के साथ हुकूमत नहीं कर सकते। इसीलिए आज भी जो मिडिल क्लास कंट्रीज हैं उनकी मजबूरी है कि मजहबी जमातों को साथ लेकर चलना पड़ता है। 1625 में चार्ल्स 1 आता है और यहाँ पर स्टार्ट होती है सिविल वॉर। सिविल वॉर किन के दरमियान, पार्लियामेंट और किंग के दरमियान। ये जंग थी इख्तियार की, ये जंग थी पावर की, ये जंग थी अथॉरिटी की कि पार्लियामेंट ज्यादा खुद मुख्तार होगी या एब्सोल्यूट पावर होगी चार्ल्स के पास, किंग के पास। अब यहाँ पर बाकायदा लड़ाइयां शुरू हुई और एक आर्मी बनाई गई जिसको मॉडल आर्मी कहा गया। ये मॉडल आर्मी थी और इस मॉडल आर्मी ने जो रॉयलिस्ट ग्रुप थे, यानी वो लोग जो बादशाह के साथ थे, उनको शिकस्त दी। और एक लंबी जंग के बाद प्रोटेस्टेंट को या प्योरिटन्स को ये कहा गया कि ठीक है, हम आपकी बात को सुनते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनी, वेस्टमिंस्टर असेंबली। वेस्टमिंस्टर असेंबली के जिम्मे ये काम लगाया गया कि आपने प्योरिटन्स की बात को सुनना है और एक फिजिबिलिटी बना के देनी है कि जो ये कहते हैं क्या इंग्लैंड के मौजूदा हालात में इसको प्रोमलगेट करना फिजिबल है या नहीं। लेकिन ये कमेटी खुद बड़ी डिवाइडेड थी। इससे पहले कि ये कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती, मॉडल आर्मी ने महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कमेटी यानी वेस्टमिंस्टर असेंबली पार्लियामेंट और बादशाह के दरमियान किसी सेटलमेंट पर पहुंच जाए। इससे पहले उन्होंने हुकूमत पर कब्जा जमा लिया। दरअसल ये आर्मी करना क्या चाहती थी, ये आर्मी करना ये चाहती थी कि ओलिवर क्रोमवेल जो कि एक शानदार स्टेट्समैन था, ये इनको आगे लाना चाहती थी। तो आर्मी ने हुकूमत पर कब्जा किया और इस शख्स ओलिवर क्रोमवेल से कहा कि आप हुकूमत संभालें। तो इसने कहा कि सिंगल हैंडेडली मैं ये नहीं कर सकता। जब इसने हुकूमत को संभालने से इनकार कर दिया, लीड करने से इनकार कर दिया, तो फिर इंग्लैंड में बनी कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ बनने के बाद आखिरी और छठा शानदार फेज स्टार्ट होता है प्योरिटन का, क्योंकि कॉमनवेल्थ की तमाम तर हमदर्दियां किसके साथ थी, कॉमनवेल्थ की तमाम तर हमदर्दियां साथ थी प्योरिटन्स के। क्रोमवेल की जो लंबी चौड़ी स्पीचेस थी पार्लियामेंट में, और आप ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके होंगे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में, तो वो कहते हैं कि जो सेटन की स्पीचेस हैं वो बेसिकली ओलिवर क्रोमवेल की स्पीचेस हैं। तो ये बड़े खुश थे कि शायद अब ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट आया, जब 1658 में ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो गई। तो ये डेथ एक तरह से डेक्लाइन साबित हुई, डिमाइस साबित हुई प्योरिटन्स का। इसके बाद प्योरिटन्स ने कहा कि चार्ल्स 2 को रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, तो इनकी जद्दोजहद को अब कोई किनारा नहीं मिला। आखिर में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने टॉलरेशन एक्ट बना दिया। ये टॉलरेशन एक्ट क्या था कि आप अपने फिरके की तबलीग भी करें, लेकिन जो डिसेंटिंग ग्रुप्स हैं, जो आपके फिरके के मुखालिफ लोग हैं,
आप उनको भी बर्दाश्त करें। तो इस तरह से प्योरिटनिज्म तहरीक जो थी उसका जोर टूट गया, उसका दमखम खत्म हो गया। आई होप कि आपको इस पूरी वीडियो को सुन लेने के बाद, देख लेने के बाद हिस्टोरिक बैकग्राउंड पता चला प्योरिटन्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि प्योरिटन्स के अंदर कितने ग्रुप थे और इस एज में लिटरेचर के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, रिलीजन के हवाले से कितनी ज़बरदस्त तब्दीलियां आई, कितनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।